मेरे चैनल पर एक बार फिर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मैं आपके लिए एक नया वीडियो स्टोर पार्ट 2 का लेके आया हूं। इसमें मैंने इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में बताया है। इन्वेंट्री कंट्रोल के फायदे, इन्वेंट्री कंट्रोल के प्रकार जैसे एबीसी एनालिसिस, वेट एनालिसिस, एफएसएन एनालिसिस और टैली बुक तथा डीएमटीआर के बारे में विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। मेरा वीडियो परीक्षा के साथ साथ फील्ड में कार्य करने वाले उन सभी इंचार्जों के लिए बहुत लाभदायक है जो स्टोर को मेंटेन करते हैं। मैं आपके लिए एक नया वीडियो स्टोर पार्ट 2 का लेकर आया हूं। इसमें इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में बताया है। वीडियो की इस स्लाइड में इन्वेंट्री कंट्रोल क्या है, उसके उद्देश्य, उसके उपाय और ये कितने प्रकार के होते हैं तथा एबीसी एनालिसिस के वर्गीकरण, उसके फायदे और लागू करने के तरीके को विस्तार से समझाने का प्रयास किया है। इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट। नंबर 1 है इन्वेंट्री प्रबंधन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। रेलवे कार्यशालाओं में कच्चे माल भंडार, स्पेयर पार्ट्स की सूची और अधूरे कार्यों प्रगति पर काम के रूप में जाना जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस का मूल आवश्यक लेकिन कैपिटल पूंजी निवेश का प्रतिनिधित्व करता है। कुशल इन्वेंट्री प्रबंधन के लिए उच्चतम सेवा के साथ न्यूनतम स्टॉक दर की आवश्यकता होती है। ये उद्देश्य सावधानीपूर्वक शेड्यूलिंग के बाद इन्वेंट्री के लिए बजट बनाकर सुरक्षित किया जाता है। मांगकर्ताओं की आवश्यकताएं, इसके अलावा कार्यों से जारी की गई सभी सामग्रियों को स्टोर डिपो में वापस कर दिया जाता है और उनके निपटान की व्यवस्था या तो उपभोक्ताओं को फिर से जारी इशू करके या नीलामी के माध्यम से की जा सकती है, जैसा भी मामला हो, ताकि पूंजी की अनावश्यक लॉकिंग से बचा जा सके। इन्वेंट्री प्रबंधक की क्षमता को वर्ष के दौरान जारी अवधि के अंत में वास्तविक शेष एक्चुअल बैलेंस के प्रतिशत के आधार पर आंका और जज किया जाता है, जिसे टर्नओवर अनुपात के रूप में जाना जाता है। स्टोर डिपो के स्टॉक में रखी गई स्टोर की विभिन्न वस्तुओं को इन्वेंट्री कहा जाता है। नंबर 2, भारतीय रेलवे में वस्तु सूची इन्वेंट्री। मुख्य रूप से वस्तु सूची निम्न 2 प्रकार की होती है। ए है मशीन, औजार और संयंत्र, टूल्स एंड प्लांट के रूप में रखी गई अचल वस्तुएं। बी है नियमित इन्वेंट्री। ये निम्न प्रकार की होती है। रोमन का 1 है नियमित रूप से स्टॉक में रहने वाला वो भंडार जो रेवेन्यू लेखा हेड के तहत इशू होता है। मतलब हम डे टू डे मेंटेनेंस में जो वर्क के तहत मटेरियल इशू करते हैं उसे रेवेन्यू लेखा हेड कहते हैं। नंबर 2 है पूंजी लेखा हेड, कैपिटल अकाउंट हेड। मतलब जो सैंक्शन वर्क के लिए मटेरियल इशू किया जाता है उसको हम कैपिटल अकाउंट हेड के तहत भंडारिक स्टॉक। नंबर 3 है वर्कशॉप में निर्मित अर्धनिर्मित भंडार। नंबर 4 है कैश बुकिंग के टिकट, पीडब्ल्यू बिल, आरआर आदि। ऐसी पूंजी जिसका निवेश कर देने के रूप में नहीं हुआ हो। नंबर 3 वस्तु सूची नियंत्रण, इन्वेंट्री कंट्रोल। रेलवे के पास पूंजी की सीमितता सदैव बनी रहती है, अतः सीमित पूंजी का सदुपयोग इस प्रकार से करना होता है कि इन्वेंट्री आवश्यकता से अधिक जमा होकर पूंजी के चक्र को रोक ना दे। मूल्य पर नियंत्रण रखते हुए भंडार की मूल वृद्धि ना हो सके। 1 रुपये में से
64 पैसे 64 पैसे भंडारित वस्तु की खरीद पर खर्च किए जाते हैं और बचे हुए 36 पैसे उस वस्तु के रख रखाव, लदान उतरान, लोडिंग अनलोडिंग तथा स्टॉक बनाए रखने में खर्च किए जाते हैं। खर्चे तभी कम हो सकते हैं जब वस्तु सूची को नियंत्रित में कर लिया जाए। नंबर 4, वस्तु सूची नियंत्रण के उद्देश्य, एम्स फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल। वस्तु सूची नियंत्रण के निम्नलिखित प्रमुख उद्देश्य होते हैं। रोमन 1, पूंजी को अवरुद्ध होने से रोकना। नंबर 2, सरकारी धन पर ब्याज के भुगतान को रोकना। नंबर 3, बची हुई पूंजी को अन्य कार्यों हेतु उपयोग करना। नंबर 4, कैरिंग कास्ट कम करना। नंबर 5, ऑर्डरिंग कास्ट को कम करना। नंबर 6 है हैंडलिंग चार्जेस को कम करना। नंबर 7, मदों आब्लिक आइटम के प्रचलन और घिसावट डिप्रिसिएशन को कम करना। नंबर 8 है रोमन का राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था नेशनल इकोनॉमी के लक्ष्यों को प्राप्त करना। नंबर 5, वस्तु सूची नियंत्रण के उपाय, स्टेप ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। इन्वेंट्री को नियंत्रित करने में निम्न उपाय उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। नंबर 1 है रोमन का मांग की पूर्वानुमान फोरकास्टिंग करते समय पूर्ण सावधानी बरती जाए। नंबर 2, प्रावधान करने में पूर्ण सावधानी बरतना। नंबर 3, किस्मों में कमी वैरायटी रिडक्शन करना। नंबर 4, सरप्लस स्टोर की पहचान और उसका शीघ्र निपटारा करना। नंबर 5, नई वस्तुओं के हेडिंग खोलने में सावधानी बरतना। नंबर 6, मूल्य वर्गीकरण वैल्यू एनालिसिस। नंबर 7, आवश्यकता से अधिक ओवर स्टॉक स्टोर का निपटारा करना। नंबर 8, बनाए या खरीदे मेक और बाई का निर्णय। नंबर 9 है रद्दी स्क्रैप भंडार का शीघ्र निपटारा करना। नंबर 10, स्टॉक शीटों का शीघ्र निपटारा। नंबर 11 है उचंत मदों सस्पेंस अकाउंट का शीघ्र निपटारा करना। नंबर 12, इन्वेंट्री कंट्रोल को प्रभावशाली बनाने के लिए सही नीति एवं कार्य पद्धति का निर्णय लेना। नंबर 6, वस्तु सूची नियंत्रण की आधुनिक तकनीकें, मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल। ये 3 प्रकार की हैं। रोमन 1, एबीसी एनालिसिस। 2, वेट एनालिसिस। 3, FSN एनालिसिस। रोमन 1, एबीसी वर्गीकरण, एबीसी एनालिसिस। इस प्रणाली द्वारा स्टोर को सही नियंत्रण में रखा जा सकता है। वस्तु सूची को नियंत्रण में रखने के लिए इस आधुनिक तकनीक को अपनाया गया है। इस प्रणाली द्वारा ए और बी श्रेणी की वस्तुओं की खरीद एवं भंडारण को कठोर नियंत्रण में रखकर लाभकारी परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं। चूंकि वस्तुओं की संख्या अधिक होने के कारण उनकी खरीद और भंडारण की दृष्टि से उनके वार्षिक निर्गम मूल्य के आधार पर एबीसी 3 श्रेणियों में बांटा गया है। श्रेणियां निम्न हैं। श्रेणियों को हम एक टेबल के माध्यम से दिखा रहे हैं। इसमें पहला कॉलम है कैटेगरी, दूसरा है वार्षिक निर्गम मूल्य, तीसरा है कुल भंडारित मदों का प्रतिशत, चौथा है कुल भंडारित मदों के मूल्य का प्रतिशत और स्टॉक कितना होना चाहिए। ए श्रेणी की कैटेगरी में 20.5 लाख रुपए से अधिक 5% और इसको भंडार का जो मूल्य है वो 70%, 3 मंथ की खपत से अधिक स्टॉक नहीं होना चाहिए। बी श्रेणी है 3 लाख से अधिक और 20.5 लाख तक 15% मदों का प्रतिशत और भंडार की कुल मूल्य जो है 20%, स्टॉक 6 मंथ की खपत से अधिक नहीं होना चाहिए। सी श्रेणी 3 लाख रुपए तक 80% और 10% मूल्य होना चाहिए कुल भंडार का, 12 माह की खपत से अधिक स्टॉक में नहीं होना चाहिए। नंबर 7, एबीसी वर्गीकरण के फायदे। रोमन 1, भंडार प्रबंधन में किस वस्तु पर कितना और कैसा नियंत्रण आवश्यक है, ये ज्ञान एबीसी वर्गीकरण से मिलता है। 2 है विशेष वस्तुओं पर ध्यान केंद्रित करने से
आश्चर्यजनक परिणाम सामने आते हैं। 8 ABC वर्गीकरण की पद्धति को निम्न प्रकार से लागू किया जा सकता है। रोमन 1 है भंडार डिपो द्वारा एस्टीमेट शीट तैयार करते समय। नंबर 2 प्रावधान करते समय प्रधान कार्यालय में। 3 सेफ्टी और बफर स्टॉक के लिए प्रावधान करते समय। 4 है प्रगति और प्राप्ति के समय। 5 निरीक्षण करने में। 6 भंडार प्राप्ति के विभिन्न चरणों के निर्धारण में सावधानी पूर्वक योजना। नंबर 7 है अंतिम रूप से भंडार निर्गम / इशू करते समय सावधानी। वीडियो जारी है, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके लिए विभागीय परीक्षाओं के साथ साथ फील्ड के लिए बहुत उपयोगी और लाभकारी सिद्ध होगा। वस्तु सूची इन्वेंट्री कंट्रोल वीडियो की इस स्लाइड में हम आपको वेट एनालिसिस के बारे में, FSN वर्गीकरण के बारे में और टैली बुक तथा DMTR के बारे में विस्तार से समझा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। वस्तु सूची नियंत्रण इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट के तहत नंबर 2 रोमन वेट वर्गीकरण, वेट एनालिसिस। ABC वर्गीकरण किसी वस्तु के उपयोग मूल्य के आधार पर होता है और ये वस्तु की गंभीरता को कोई महत्व नहीं देता है, इसलिए ABC वर्गीकरण पर्याप्त नहीं होता है। वस्तु की गंभीरता के आधार पर किया गया वर्गीकरण वेट के रूप में जाना जाता है, जहां पर वस्तुओं को महत्वपूर्ण, आवश्यक और वांछनीय के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। VED की फुल फॉर्म हम आपको बता रहे हैं। V से वाइटल महत्वपूर्ण, E से एसेंशियल आवश्यक, D से डिजायरेबल वांछनीय। नंबर A वाइटल / महत्वपूर्ण। इस श्रेणी की वस्तुओं की अनुपलब्धि से उत्पादन कार्य अथवा रेलों का संचालन पूर्ण रूप से रुक जाता है और इसके तुरंत सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। जैसे उदाहरण के लिए एक हॉस पाइप जिसकी कीमत अन्य वस्तुओं की तुलना में अपेक्षाकृत बहुत कम होती है, लेकिन इसका महत्व दूसरी वस्तुओं की तुलना में बहुत अधिक होता है, अतः इनका स्टॉक बनाए रखना होता है। मतलब वाइटल वो आइटम होंगे जो बहुत महत्वपूर्ण है, इनमें मूल्य कुछ भी हो, रेट कुछ भी हो, लेकिन इनकी उपयोगिता इतनी है, यदि ये उपलब्ध नहीं होते हैं तो काम जो है रेलवे का संचालन पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। नंबर B एसेंशियल आवश्यक। इस श्रेणी में आने वाली वस्तुएं भी कम महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, किंतु जब इनकी आवश्यकता हो तो उस समय ये तुरंत उपलब्ध नहीं कराई जा सकें तो इससे उत्पादन के कार्य अथवा रेलों के संचालन पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा और इतना समय मिल जाता है कि समय रहते व्यवस्था कर ली जाती है, उदाहरण के लिए ग्रीस, लुब्रिकेंट आदि। नंबर C डिजायरेबल वांछनीय। ऐसी वस्तुएं जिनकी स्टॉक में उपलब्ध होने की अपेक्षा तो रखी जाती है, किंतु ये वस्तुएं ऐसी नहीं हैं जो उपलब्ध ना होने पर काम बिल्कुल बंद हो जाए। इन वस्तुओं की एवज वाली वस्तुओं से भी काम निकाला जा सकता है। ऐसी वस्तुएं मुख्य रूप से यात्री सुविधाओं की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि पंखे, आईना, हैंडल, सोप, डिस्क आदि। इन्वेंट्री कंट्रोल की अगली श्रेणी है नंबर 3 रोमन FSN वर्गीकरण, FSN एनालिसिस। वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप स्टॉक को बनाए रखने के लिए FSN वर्गीकरण का उपयोग भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके अंतर्गत वस्तुओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। F से फास्ट मूविंग, S से स्लो मूविंग, N से नॉन मूविंग। A फास्ट मूविंग। इस वर्गीकरण के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं आती हैं जो तेजी से इशू होती हैं। इनके निर्गम पर आवश्यकतानुसार नियंत्रण रखना जरूरी होता है। नंबर B स्लो मूविंग। इस वर्गीकरण के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं आती हैं जिनका निर्गम धीमी गति से होता है। ऐसी वस्तुओं के निर्गम को बढ़ाने की जरूरत होती है और इनकी खरीद पर रोक लगाना आवश्यक हो जाता है।
नंबर सी, नॉन मूविंग। इस वर्गीकरण के अंतर्गत ऐसी वस्तुएं आती हैं जिन वस्तुओं का निर्गम या इशू नहीं हो रहा हो। ऐसी वस्तुओं का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा आवश्यक हो जाता है। ऐसी वस्तुओं की खरीद तुरंत बंद करनी होती है। स्टोर से संबंधित कुछ मुख्य जानकारियां। ए है टैली बुक। रोमन 1 ये एक मनी वैल्यू बुक होती है जिसमें स्टॉक में रखे जाने वाले सामान का विवरण, मूल सूची संख्या पीएल नंबर, प्राप्ति एवं इशू वाउचर संख्या एवं दिनांक और मात्रा तथा बैलेंस मात्रा आदि का पूर्ण ब्यौरा दर्ज किया जाता है। रोमन 2 भंडार विशेष के अनुसार अलग अलग टैली बुक रखी जाती हैं। नंबर 3 रोमन का टैली बुक का प्रत्येक पेज मशीन के द्वारा नंबरिंग किया जाता है, नंबर बुक है। नंबर 4 टैली बुक में सभी सामान लेने देने की एंट्रियां साफ सुथरी होना चाहिए। नंबर 5 प्रत्येक टैली बुक के लिए इंचार्ज द्वारा एक सीरियल नंबर आवंटित किया जाता है। नंबर 6 है रोमन का टैली बुक में कोई भी पेज फाड़ना या गायब नहीं होना चाहिए। नंबर 7 टैली बुक में दर्ज सभी एंट्रियां इंचार्ज के द्वारा हस्ताक्षरित होनी चाहिए। नंबर 8 है इसे संख्यात्मक खाता या खाता बही लेजर भी कहा जाता है। नंबर 9 है ये प्रपत्र संख्या G15B पर तैयार की जाती है। नंबर बी दैनिक सामग्री लेन देन रजिस्टर, DMTR शॉर्ट में कहते हैं, डेली मटेरियल ट्रांजैक्शन रजिस्टर। सभी निरीक्षकों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में एक दैनिक सामग्री लेन देन रजिस्टर DMTR बनाकर रखा जाएगा। निरीक्षक कार्यालय में भंडार की सभी रसीदें लेने वाली और कार्यालय से भंडार के सभी इशू इस रजिस्टर में दर्ज किए जाने हैं। साथ ही रसीदें और इशू जो फील्ड के लिए रोजाना के आधार पर लाइन के साथ होने वाले अन्य लेन देन के रिकॉर्ड भी शामिल होंगे। DMTR रजिस्टर को विशेष रूप से मशीनीकृत क्रमांक के साथ नंबर किया जाएगा और प्रत्येक पेज का एक नंबर होगा और इसे वित्तीय वर्ष के लिए अलग से बनाया जाएगा। किसी भी श्रेणी के स्टोर के लिए लेजर खाता वही में मटेरियल के लेन देन की सीधी एंट्री नहीं की जाएगी। सभी लेन देन पहले DMTR में दर्ज किए जाना चाहिए और फिर संबंधित कॉलम से DMTR में एक क्रॉस रेफरेंस देते हुए मेन लेजर वही खाते में स्थानांतरित किए जाना चाहिए। इससे मटेरियल की पोस्टिंग सही तरह से लेजर में हो सकेगी। मतलब क्या होगा, हम जो डेली मटेरियल अपने स्टाफ को या कहीं से हम मटेरियल लेते हैं चालान पे, तो उसको पहले हम DMTR में एंट्री करेंगे और उसके बाद उसके रेफरेंस को लेते हुए फिर मेन जो हमारी लेजर या टैली बुक होगी उसमें मटेरियल को दर्ज किया जाता है। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और अगले वीडियो का इंतज़ार करें। वीडियो की स्लाइड का एक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये आपके लिए एग्ज़ाम के साथ साथ फील्ड में बहुत उपयोगी है, विशेषकर जो इंचार्ज स्टोर को मेंटेन करते हैं उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी होगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। यदि चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो का इंतजार करें। धन्यवाद।